कभी कभी इंसान इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि पुलिस को भी अपराधी तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इधर अपराधी को लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि पुलिस को भी अपराधी तक पहुंचने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। लेकिन पुलिस जब 2 साल बाद इस केस की खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है छाता कोतवाली। छाता कोतवाली के एक कॉलोनी का रहने वाला भीखू और जयपाल जिन दोनों की उम्र है लगभग 42 से 45 साल के आसपास। भीखू और जयपाल दोनों शादीशुदा ही नहीं हैं, बल्कि दोनों ही बचपन की लंगोटिया यार हैं। भीखू और जयपाल की मैक्सिमम समय एक साथ ही गुजरता है। बात कर रहा हूँ मैं 13 नवंबर 2021 की सुबह। भीखू अपने दोस्त जयपाल के घर पे जाता है और उससे कहता है कि चलो आज हम छाता नहर पे मछली पकड़ने चलते हैं। उसके बाद से भीखू और जयपाल छाता नहर के पास जाते हैं। वहाँ पे लगभग 1 घंटा कोशिश करते हैं। दोनों को मछली तो नहीं मिलती है, लेकिन छाता नहर में पानी के ऊपर तैरते हुए एक सूटकेस दिखाई देता है। भीखू और जयपाल जब उस सूटकेस को देखते हैं, दोनों के अंदर लालच आ जाती है। भीखू और जयपाल को लगता है कि शायद उस सूटकेस में काफ़ी संपत्ति होगी। इसी लालच के चक्कर में आकर के भीखू और जयपाल उस सूटकेस को नहर से बाहर निकालते हैं। नहर से बाहर निकालने के बाद तुरंत ही उस सूटकेस को ओपन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सूटकेस को ओपन करते हैं, दोनों की चीख निकल जाती है। दरअसल उस सूटकेस में एक महिला के डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास थी। भीखू और जयपाल जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, वो डरते ही नहीं हैं, बल्कि परेशान हो उठते हैं कि कहीं इस केस में हम दोनों ना पकड़े जाएं। इसीलिए भीखू और जयपाल काफ़ी समझदारी से कदम उठाते हैं और तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि महिला के गले पे एक निशान दिखाई देता है, जिस निशान को देख करके लग रहा था कि शायद उस महिला की गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उस महिला की पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस मरने वाली महिला की शिनाख्त कराने के लिए अपनी तरह तरह की कोशिश करने लगती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता है। आखिरकार पुलिस उस महिला के अंतिम संस्कार कर देती है और उसकी केस की फाइल को भी बंद कर देती है। फिर समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर हरियाणा प्रदेश के पलवल शहर का एक गांव पड़ता है अल्लाहपुर। दरअसल अल्लाहपुर गांव के तमाम व्यक्ति एक ठग गिरोह से काफ़ी परेशान हो चुका था। ठग अल्लाहपुर के गांव के लोगों के साथ में लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। इसीलिए आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति नज़दीकी थाने में जाता है और कंप्लेंट दर्ज कराता है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। पुलिस इस ठग गिरोह के बारे में काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इनका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी एक खबरी 3 जुलाई 2023 को सुबह थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ठग गिरोह इसी अल्लाहपुर के एक गाँव में छुपा हुआ है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस एक प्लान बनाती है और 3 जुलाई 2023 को रात्रि के वक्त अल्लाहपुर गांव में जाती है और उस घर में रेड मारती है। पुलिस जब जाकर के उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक महिला आवाज़ देती है, पूछती है कौन। इधर पुलिस उस महिला से झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि गाँव में एक व्यक्ति के घर में आग लगी है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अंदर से महिला जैसी इस तरह की जवाब सुनती है, तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है। लेकिन महिला जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, पुलिस उस महिला को पकड़ लेती है और तुरंत ही घर के अंदर भी एंट्री करती है। दरअसल उस घर के अंदर भी 2 और व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से एक का नाम है ललित
और दूसरे का नाम है अजीत। जो महिला दरवाज़ा खोली थी वो कोई और नहीं बल्कि ललित की ही पत्नी भावना थी। पुलिस घर की तलाशी लेती है तो उस घर में से कई सारे नकदी, बैंक अकाउंट और साथ ही साथ लोन का फॉर्म भरने वाला कई सारे कागजात मिलता है। पुलिस सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और साथ ही साथ इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन तीनों से लोगों के साथ इस ठगी के बारे में पूछताछ करती है। तो ललित कहता है कि साहब, हम लोगों को लोन दिलवाने के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं और उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं, बाद में ये कह करके टाल देते हैं कि तुम्हारे कागज़ में कोई कमी है। जब ललित इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस ललित से पूछताछ करती है कि तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन शामिल है। तो ललित कहता है कि साहब, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हेमंत वर्मा। हेमंत वर्मा कोई और नहीं बल्कि ललित का ही साला है। हेमंत वर्मा जो पलवल के ही कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला है। ललित जैसी इस तरह की बात है पुलिस से कहता है, पुलिस हेमंत वर्मा के घर पे जाती है और हेमंत को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। हेमंत जब थाने में पहुंचता है और अपने सामने जब अपने साथियों को देखता है तो उन्हें देखने के बाद हेमंत को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शायद अब सारा भंडा फूट चुका है। पुलिस हेमंत से पूछताछ करती है कि क्या तुमने इसके अलावा कोई और भी अपराध किया है। इस पर हेमंत एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद वाकई में खुद पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। हेमंत के पिता का नाम है राजेंद्र सिंह, माँ का नाम है सीमा देवी। हेमंत अपने माता पिता के इकलौता संतान है। हेमंत जब स्कूल में पढ़ाई करता है उसे अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसीलिए हेमंत अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और उसके बाद से अपने जीजा के गिरोह में शामिल हो जाता है। लोगों के साथ में ठगी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता है। साल 2021 के जनवरी महीने में हेमंत का एक दोस्त उसे लेकर दिल्ली शहर में जाता है। हेमंत जब दिल्ली शहर में पहुंचता है तो उसका दोस्त हेमंत को लेकर दिल्ली के जीबी रोड एक कोठा पर जाता है। उस कोठे पर जब दोनों पहुंचते हैं तो दोनों अपने अपने लिए एक एक लड़की का चुनाव करते हैं और फिर उसी जीबी रोड के कोठा में पूरी रात गुजारते हैं। हेमंत जिस लड़की के साथ में अपनी पूरी रात गुजारता है उस लड़की का नाम है रितु। रितु जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास। हेमंत जब रितु के साथ पूरी रात गुजारता है तो रितु से बातचीत भी करता है। हेमंत रितु से पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। हेमंत जैसे इस तरह की सवाल रितु से करता है तो रितु भी रोते हुए हेमंत को जवाब देती है कि दरअसल मैं एक लड़का से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो मुझे दिल्ली शहर में लेकर के एक होटल में रखा, उस होटल में मेरे साथ संबंध बनाया। रात को जब हम दोनों ने खाना खाया था उसने मेरे खाने में कुछ नशीली चीज़ मिला दिया था, जिसे खाने के बाद मैं काफ़ी गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को इस कोठे पे पाई। दरअसल मेरे आशिक ने मुझे इस कोठे पे बेच करके चला गया। रितु इतने ही बात कह करके चीख चीख करके रोने लगती है। हेमंत जब रितु को रोते हुए देखता है उसे चुप तो कराता है, लेकिन हेमंत को अब कहीं ना कहीं रितु के ऊपर प्यार आ जाता है। उसके बाद से हेमंत जब भी जीबी रोड में जाता है रितु से ही मुलाकात करता है। रितु से बार बार मुलाकात करते करते आखिरकार हेमंत को रितु से प्यार हो जाता है। हेमंत रितु से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। एक दिन हेमंत रितु से अपने दिल की बात कह देता है। कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। हेमंत जैसे इस तरह की बातें रितु से कहता है तो रितु भी तुरंत ही हेमंत की गले लग जाती है। उसके बाद से हेमंत रितु के मालकिन को ढेरों सारे पैसे देता है और रितु को खरीद लेता है और साल 2021 के जनवरी महीने में अपने घर पे लाता है और फिर रितु से शादी कर लेता है। उसके बाद से हेमंत और रितु दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय जब गुजरता है बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय लगभग 7 से 8 महीने का समय गुजर जाता है उसके बाद से दोनों के बीच में खटास शुरू हो जाती है। उसके बाद से हेमंत और रितु के बीच आए दिन हर रोज़ हर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर रितु जब कोठे पर रहती थी उसे शराब पीने की लत लग चुकी थी, इसलिए रितु जब हेमंत से शादी कर लेती है शादी के बाद भी शराब पीना नहीं छोड़ती है। इधर हेमंत भी जब भी शाम को वक्त घर पे आता है साथ में शराब लेकर आता है और दोनों साथ बैठ करके ही शराब पीते हैं। 12 नवंबर 2021 को भी हेमंत और रितु दोनों एक साथ ही घर में बैठ करके शराब पी रहे थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है हेमंत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही रितु की गला दबाकर हत्या कर देता है। रितु जब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से हेमंत एकदम से डर जाता है।
हेमंत को डर लगने लगता है कि अब शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी और वो जेल चला जाएगा। इसीलिए अब हेमंत अपने आप को बचाने के लिए उसी रात को ही अपने जीजा ललित के नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। ललित को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी रितु इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, ललित हेमंत को सुझाव देता है कि तुम अपनी पत्नी की डेड बॉडी मेरे घर पे लेकर आओ, उसके बाद से हम कहीं ना कहीं उसका ठिकाना लगा देंगे। उसके बाद से हेमंत अपने मम्मी पापा को जगाता है और अपनी पत्नी की हत्या के बारे में बताता है। अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मैं रितु की डेड बॉडी को जीजा के घर ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए उसकी डेड बॉडी ले जाने में मेरी मदद करो। उसके बाद से हेमंत के माता पिता भी एक सूटकेस लेकर आते हैं, हेमंत को दे देते हैं और रितु की डेड बॉडी उस सूटकेस भरने में हेमंत की मदद करते हैं। उसके बाद से हेमंत उस सूटकेस को अपने स्कूटी के पीछे बांधता है और उसी रात को अपने जीजा के घर लेकर के जाता है। हेमंत जब उस डेड बॉडी को लेकर अपने जीजा के घर पे जाता है तो इस बारे में अपनी बहन भावना से भी बताता है। उसके बाद से ललित अपनी 4 व्हीलर निकालता है, रितु की डेड बॉडी डिक्की में डाल देता है। उसके बाद से ललित और हेमंत दोनों उस गाड़ी को लेकर के मथुरा रोड पर रवाना हो जाते हैं और फिर उसी रात को ही छाता नदी के किनारे पहुंचते हैं और उस छाता नदी में उस सूटकेस को ले जा करके फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में हेमंत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस हेमंत के ही तहरीर पे आलापुर पुलिस से कांटेक्ट करती है। पुलिस आलापुर पुलिस से पूछताछ करती है कि क्या 12-13 नवंबर को एक महिला की डेड बॉडी छाता नदी से आप लोगों को मिला था। पुलिस कहती है कि हाँ, हमें एक महिला की डेड बॉडी तो मिला था, लेकिन उसका शिनाख्त ना हो पाने की वजह से हमने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस कहती है कि दरअसल हमने उस अपराधी को पकड़ लिया है। पुलिस जैसे ही आलापुर पुलिस वालों से कांटेक्ट करती है, आलापुर की पुलिस फिर से यहाँ थाने में पहुँचती है और विक्रम के ही तहरीर पर उसके माता पिता, विक्रम के बहनोई और उसकी बहन, इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।